हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स सेकंड ईयर। और फिजिक्स सेकंड ईयर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलेबस में हमारे पास टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ दिस इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? टॉपिक गिवन है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमारे पास इन्वॉल्व होता है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर किस चीज़ से बना होता है तो वो भी हमारे पास इनडायरेक्टली इसमें आ जाती है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक से, स्टार्ट से, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनडायरेक्टली इस टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मटेरियल्स होती है, जो सब्सटेंस होती है, वो हमारे पास किस चीज़ में होती है? वो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। हमारे पास इसको हम मटेरियल, इसको हम कहते हैं मैटर। हमारे पास एक है सॉलिड, दूसरा हमारे पास होता है लिक्विड, थर्ड हमारे पास है गैस, और फोर्थ हमारे पास है प्लाज्मा। डिटेल में हम लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सॉलिड चैप्टर में इसको हमने पढ़ा है कि सॉलिड चैप्टर में क्या क्या है, इसके टाइप्स हमारे पास है, क्रिस्टलाइन है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह लिक्विड चैप्टर भी हमारे पास अलग है, जिसके हमारे पास डिफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डिफिनेट वॉल्यूम हमारे पास होती है। इसमें जो है इंट्रा और एंटा मालिकुलर फोर्सेज होती है, वो भी हम लोगों ने डिटेल से केमिस्ट्री में पढ़ा है। फिर एक गैस चैप्टर है हमारे पास, आइडियल गैस होती है। फिर हमारे पास बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गालू-सिक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, सारे लॉज हमने पढ़ी है। आइडियल गैस इक्वेशन, और फिर हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर है, फोर स्टेट, जिसमें हमारे पास है प्लाज्मा। और ये भी हमने पढ़ा था कि 99% यूनिवर्स जो हमारे पास है, 99% यूनिवर्स हमारे पास प्लाज्मा से बनी हुई है। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन हम महदूद रहेंगे सॉलिड तक, और सॉलिड को भी हम उसको जब डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, तो एक हमारे पास सॉलिड के जो टाइप्स है, आइदर इट कैन बी कंडक्टर, वो हमारे पास इंसुलेटर भी होते हैं कुछ, और कुछ हमारे पास है जिनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हमारे पास सॉलिड्स की तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, इंसुलेटर, एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। सही है। अब कंडक्टर हमारे पास वो होगा जो हमारे पास, अगर हम करंट की बात कर ले तो हमारे पास यहाँ पर इसमें कंडक्टिविटी होगी। इंसुलेटर हमारे पास वो होगा जिसमें हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं होगी। सेमी कंडक्टर हमारे पास वो होगा जिसमें हमारे पास कंडक्शन होगी, लेकिन हमारे पास कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और इंसुलेटर से इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। सो दिस इज सेमी कंडक्टर, इट मीन इट इज हाफ कंडक्टर। कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी हमारे पास थोड़ी कम है। अब सेमी कंडक्टर के हमारे पास टू टाइप्स है। एक हमारे पास है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। दूसरा टाइप हमारे पास है विच इज एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक को हम कहते हैं प्योर सेमी कंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक को हम कहते हैं इम्प्योर सेमी कंडक्टर। सही है। अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है जो हमारे पास प्योर है, उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक। अगर हमारे पास वो इम्प्योर है, जिसमें हमारे पास जो है इम्प्यूरिटी है हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो होल्स होते हैं दोनों हमारे पास सेम होंगे, जबकि इम्प्यूरिटी में हमारे पास जो है एक्सट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर नहीं होंगे। इसमें दो केसेस होंगे, या तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से, और या हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नंबर ऑफ होल से। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिलेशन क्या हो, कौन सा ठीक है? इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस, तो ये हमारे पास सही है इंट्रिंसिक के लिए। एक्सट्रिंसिक के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेंगे हमारे पास इसकी टाइप्स पर। टाइप्स कौन कौन सी है? टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखें कि ये जो टू टाइप्स है ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक की है, इंट्रिंसिक की नहीं है। सही है। अब इंट्रिंसिक हमारे पास वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इम्प्योरिटी हमारे पास ना होने की बराबर होती है, लेस देन 1 इन 10⁻⁸, या हम कहते हैं 1 इन a बिलियन। जब हमारे पास बिलियन एटम्स हो और इसमें सिर्फ एक इम्प्योरिटी हो या उससे कम हो, तो उसको हम इंट्रिंसिक कहेंगे। अगर इससे ज्यादा हो, अबाउट 1 इन 10⁻⁸,
या बिलियन में एक एटम जो है उससे ज़्यादा हो, 2 एटम्स हो, 3 एटम्स हो, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह जब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो हमारे पास है, एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी हमारे पास इंट्रिंसिक की से ज़्यादा होती है, इसकी कंडक्टिविटी इससे ज़्यादा होती है। सो समटाइम्स वी नीड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमें प्योर की बजाय एम प्योर चाहिए होता है, तो हम पी टाइप सारी इंट्रिंसिक को जो है एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है डोपिंग कहते हैं। डोपिंग में हम क्या करते हैं, हम जस्ट इम्प्योरिटी को जो है ऐड करते हैं, और इस इम्प्योरिटी की बेस पर हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है पी टाइप, एक हमारे पास क्या है, एन टाइप है। पी टाइप एन टाइप में क्या होता है वो अब डिस्कस करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास जो है, एक लेट सपोज अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है तो हमारे पास वो मोस्टली होता है ग्रुप 4 से। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो सेमीकंडक्टर हमारे पास जो है ग्रुप 4 की जो एलिमेंट्स है हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो मोस्टली ग्रुप 4 एटम्स है ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, जिसमें ये एटम एक दूसरे को इस तरह कोवेलेंटली बॉन्ड अटैच होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 4 है तो इसने इस तरह सारे एटम्स ने एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड्स बनाए होते हैं, सही है। और हर एक का हमारे एक दूसरे के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो हमारे पास जो है कोवेलेंटली एक दूसरे के साथ बनाते हैं। ये जो सिलिकॉन है, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन, और सारे सिलिकॉन ने एक दूसरे के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए होते हैं। अब यहाँ पर इन सेमीकंडक्टर को ओरिजिनल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और वो किस चीज के बेस पर होते हैं, वो हमारे पास इम्प्योरिटी की बेस पर होते हैं। एक को हम कहते हैं पी टाइप, दूसरा हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ग्रुप 4 का ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अगर ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी को हम ऐड कर ले, जिसमें जो हमारे पास पीरियड टेबल में है, जिस तरह गैलियम है, तो अगर ग्रुप 5 का इम्प्योरिटीज को हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। वो किस तरह, लेट सपोज ये हमारे पास ग्रुप 4 के एटम्स है, सारे के सारे, ये सारे हमारे पास ग्रुप 4 के एटम्स है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर एक ग्रुप 5 ऐड कर लूँ तो ग्रुप 4 ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। अगर मैं एक ग्रुप 5 ऐड कर लूँ तो ग्रुप 5 में क्या होगा कि ग्रुप 5 में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाएंगे ग्रुप 4 के साथ, लेकिन ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब हम ग्रुप 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। तो इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो हमारे पास एन टाइप है। तो यहाँ पर मैं ग्रुप 5 को इम्प्योरिटी ऐड कर लेता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा, सही है। सो व्हेनेवर वी ऐड ग्रुप 5 टू ग्रुप 4 वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारे पास एन टाइप है। एन टाइप में क्या है, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और होल्स हमारे पास माइनॉरिटी में होंगे। जो ग्रुप 5 हम ऐड करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। इसकी अपोजिट पर अगर हम ग्रुप 3 ऐड कर ले तो वो हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक होल जो है रह जाएगा, वैकेंसी रह जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर हम जब ग्रुप 3 ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को तो यहाँ पर जो कंडक्टर बनता है एक्सट्रिंसिक वो हमारे पास पी टाइप होती है। ये जो होल है इसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होती लेकिन इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी में होल्स आ गई और माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं ग्रुप 3 वाली वो हमारे पास एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। याद रखें कि पी टाइप में हमारे पास जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है वो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड के करीब होती है, जबकि हमारे पास यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटी जो है उसका लेवल जो है डोनर लेवल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो डोनर लेवल है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड के करीब होता है, जबकि वैलेंस बैंड से दूर होता है। सो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें।
सही है। अब यहाँ पर जो है जब ग्रुप 5 को हम ऐड करते हैं, लेट मी, ये मैं चेक कर देता हूँ, अभी मैं इसको देख लेता हूँ। और यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक है। पी टाइप में जो है वो हम इसको हम ग्रुप 3 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 3 में आता है, और फास्फोरस जो हमारे पास है वो ग्रुप 5 में आता है। सो ये हमारे पास इस तरह होगा। तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप 3 के एटम्स है वो हमारे पास इम्प्योरिटी होंगे पी टाइप में, और एन टाइप वाली यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हम ग्रुप 5 और ग्रुप 3 के एटम्स को एक साथ मिला ले तो ये भी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होंगे। ये हमारे पास, ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको जब हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, तो इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये पीएन जंक्शन जो है हमारे पास, ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज होता है। तो इस पीएन जंक्शन के लिए ये पी टाइप और एन टाइप जरूरी थी, और पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है वो हमारे पास ये थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं पीएन जंक्शन, जो मेन टॉपिक है हमारा। सो पीएन जंक्शन को हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्रेस मिला देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ ले देते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। इसका जो सिंबल है वो हमारे पास ये, एक हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप है, और फिर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल पी के लिए है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, और ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, दिस इज टू शो इन। सही है। तो याद रखें कि द करेक्ट स्टेट सिंबल हमारे पास ये है। ये हमारे पास, इसको हम इस तरह जो है, ये हमारे पास पीएन नहीं होगा, इसको हम जो है ये उलट होगा, तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन है। लेकिन याद रखें कि ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास पी को शो करता है, इन द लाइन शो एस द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब याद रखें कि जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमारे पास होल्स होते हैं, जबकि इनमें हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। अब यहाँ पर अगर इस तरह होगा कि ये जो हमारे पास, ये जो पी साइड है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह के होल्स होंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, खाली जगह होगी। तो यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी में क्या है, यहाँ पर मेजॉरिटी में हमारे पास अगर हम देख ले तो मेजॉरिटी में हमारे पास होल्स है, और यहाँ पर अगर हम देख ले तो मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर होल्स की, तो क्या होगा कि डिफ्यूजन होगा। इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करेंगे फ्रॉम एन टू पी, और हमारे पास जो है होल्स मूव करेंगे फ्रॉम पी टू एन। सो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये मेरे पास जो है ये निगेटिव बन जाएगा। फिर ये दूसरा यहाँ पर आएगा तो ये भी निगेटिव बन जाएगा। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये मेरे पास निगेटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पर जो है खाली जगह रह जाएगी, या इसको हम जो है पॉजिटिव भी कह सकते हैं। सो क्या हो गया कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पर आ गए, जो हमारे पास नेगेटिव आयंस बन गए, और पॉजिटिव से हमारे पास होल्स यहाँ पर आ गए। तो हमारे पास एक साइड पहले पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव था, अब बीच में एक दूसरा लेयर बन गया है जो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव का है। ये जो हमारे पास लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं डिप्रेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर, इसको हम कहते हैं। इसको हम पोटेंशियल लेयर भी कहते हैं, पोटेंशियल लेयर। सही है। अब यहाँ पर देख ले कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सो पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास ये पी जंक्शन है, ये एन जंक्शन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है नॉर्मली ई टू पी होगी, लेकिन इनसाइड द डिप्लेशन रीजन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फ्रॉम एन टू पी इनसाइड द रीजन। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि डिप्लेशन रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम एन टू पी इनसाइड, अगर मैं लेयर की बात कर लूँ, डिप्रेशन लेयर की बात कर लूँ। बाकी हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है बैटरी के केस में। अब यहाँ पर इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 माइक्रोन होती है, या इसको हम कहते हैं 1 माइक्रोमीटर। 8 ऑफ एम टू पी को नैनो माइक्रो, 18 15 12 9 6, यानी 1 10 to power
-6 मीटर इसकी हमारे पास थिकनेस होती है। इसके अलावा ये जो थिकनेस है ये हमारे पास इसकी जो विड्थ है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। डोपिंग ज़्यादा होगी तो हमारे पास विड्थ ज़्यादा होगी, डोपिंग हमारे पास ज़्यादा होगी तो विड्थ कम होगी, डोपिंग कम होगी तो विड्थ हमारे पास ज़्यादा होगी। सो इसकी जो विड्थ है ये हमारे पास वेरी करती है। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पीएन जंक्शन इज इक्विवेलेंट टू डैश कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टर, सो याद रखें कि पीएन जंक्शन इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टर। ये हमारे पास कैपेसिटर है। पीएन जंक्शन इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर, ये हमारे पास कैपेसिटर की तरह है। कैपेसिटर में अगर हमने बात की थी, एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट होती है, एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट होती है और बीच में हमारे पास डीई यानी डाई इलेक्ट्रिक होती है। तो सेम पी जंक्शन जो है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट हो गई, एन जंक्शन हमारे पास नेगेटिव प्लेट्स हो गई और ये जो डिप्रेशन रीजन है दिस एक्ट इज डाई इलेक्ट्रिक। सो एज अ होल पीएन जंक्शन इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर, जहाँ पर डिप्रेशन लेयर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। इसी तरह पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक साइड पर पॉजिटिव दूसरी साइड पर नेगेटिव है, तो अगर इसको हम वोल्टमीटर के साथ लगा रहे तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू शो करेगी और वो वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सही है, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 है, जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास 0.3 है। तो इसको जो है आप लोग याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, ये भी याद रखें और ये कैपेसिटर भी आप लोग जो है याद रखें। सही है, एवरेज जो वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो हमारे पास है 0.5 वी। एवरेज हमारे पास ना 0.3 0.7 की बीच 0.V होती है। और ये जो डी है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास पोटेंशियल लेयर की, इसकी वैल्यू हमारे पास इट इज समटाइम 10⁻⁻⁶। यहाँ पर हमने बात की 1 माइक्रोन होती है, माइक्रोन हमारे पास बराबर है 10⁻⁻⁶ की। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं कर लूँ तो हमने चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई डी के बराबर है। यहाँ पर V की वैल्यू 0.5 है, इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ 10⁻⁻⁶ से तो क्या होगा कि 10⁻⁻⁶ ऊपर चला जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁶। इसको मैं जो है पॉइंट को एक साइड राइट पर ले आऊँ तो -1 6 -1 5, सो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ जो है इसकी E की वैल्यू हमारे पास आ गई। सही है, तो ये हमारे पास E की वैल्यू पोटेंशियल वैल्यू डिफरेंस की वैल्यू 0.5 और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई विच इज 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ फॉर सेमीकंडक्टर। अब याद रखें कि हमारे पास एक साइड को हम P कहते हैं, दूसरा हमारे पास है N। तो इसको जो है ये जो PN जंक्शन है इसको हम दो तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि इस P को मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लूँ, एक ये है कि मैं इसको P को पॉजिटिव के साथ और N को जो है नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लूँ। दूसरा मेथड ये है कि इस P को मैं नेगेटिव और N को जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लूँ। तो दो तरीक़ों से मैं जो है PN जंक्शन को जो है, या इसको हम डायोड भी कहते हैं, इस डायोड को मैं कनेक्ट कर लूँ बैटरी के साथ। अब अगर मैं P साइड जो हमारे पास है इसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी N को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लूँ तो इस तरीके को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में याद रखें कि हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो हमारे पास डिक्रीज होगी। अगर लेट सपोज ये हमारे पास PN जंक्शन था, उसकी डिफरेंस पोटेंशियल बैरियर इतनी थी, तो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो थिकनेस है ये हमारे पास कम होगी और ये तब होगा जब हम इसको पॉजिटिव और N को जो है नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लें। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, so in forward bias when the P is connected to positive of the terminal of the battery and N is connected to negative terminal of the battery, this is called forward bias. सेकंड पॉइंट, फॉरवर्ड बायस में जो है हमारे पास जो विड्थ होती है वो हमारे पास डिक्रीज होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो पोटेंशियल होती है ये पोटेंशियल बैरियर को अपोज करती है। यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर कनेक्टेड है, सो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। और एन साइड बैरियर जो है वो हमारे पास N2P है, सो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। सही है, एक हमारे पास वोल्टेज है
जिसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज को जो है इसको हम नी वोल्टेज भी कहते हैं। नी वोल्टेज हमारे पास क्या है? नी वोल्टेज हमारे पास वो वोल्टेज है, अगर हम सेमीकंडक्टर का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक टाइम आएगा कि उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली बाउंस ब्रेक होंगे और करंट डायरेक्टली इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये देख लें, वी के इंक्रीज के साथ साथ आई बढ़ती है, लेकिन एक टाइम आता है जिसके बाद थोड़ी सी वी में, अगर वी को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, लेकिन करंट में जो है चेंज बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वोल्टेज को हम जो है कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास याद रखें कि सिलिकॉन के लिए हमारे पास होगी 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होगी 0.3 वोल्ट। सही है। तो नी वोल्टेज क्या है? जब हमारे पास पीएन जंक्शन या डायोड फॉरवर्ड बायस में जो है कनेक्टेड हो और फिर उस वोल्टेज के बाद थोड़ी सी वोल्टेज के इंक्रीज के बाद डायरेक्टली करंट इंक्रीज होती है, तो इसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। दूसरा मेथड है जो कनेक्शन का, वो हमारे पास है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा? जब हम पी को निगेटिव ऑफ द बैटरी, ये हमारे पास पी है, इसको हम निगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले, और ये जो एन है, एन साइड है पी एन जंक्शन का, इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर ले, यानी अपोजिट कर ले, तो हमारे पास क्या होगा? इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। सही है। पी पॉजिटिव, दोनों पी, ये देख लें, ये पी है ये पॉजिटिव है, दोनों सेम है, दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सेम। ये पी है ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। दूसरा, रिवर्स बायस में जो डिप्रेशन लेयर है उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी। क्या होगी? वो हमारे पास इंक्रीज होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास लेयर है, दिस इज पी एन जंक्शन, ये हमारे पास लेयर है, तो अगर हम रिवर्स में इसको कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास और ज़्यादा जो रीजन है ये इंक्रीज होगा हमारे पास। सही है। इसके अलावा जो सपोर्ट पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास जो अप्लाइड फील्ड होती है, ये हमारे पास, ये देख ले, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इनसाइड जो बैरियर की फील्ड है वो भी हमारे पास फ्रॉम एन टू पी होती है। सो दिस अप्लाइड पोटेंशियल सपोर्ट द पोटेंशियल डिफरेंस along द पोटेंशियल बैरियर। सही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रिवर्स बायस में करंट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम होगा, और वो भी हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा जो माइनॉरिटी में होंगे। यहाँ पर एक वोल्टेज है जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास वोल्टेज था नी वोल्टेज, यहाँ पर हमारे पास जो है रिवर्स बायस में वोल्टेज है जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब कि यहाँ पर ब्रेकिंग होगी, हम अपोजिट, यहाँ पर जो है वोल्टेज इंक्रीज होगा, एक टाइम आएगा जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, और इस इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से करंट मूव करेगा, तो एक टाइम आएगा कि एक वोल्टेज की वजह से डायरेक्टली करंट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो अपोजिट में जब वोल्टेज इंक्रीज होता है करंट इंक्रीज होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जिसके बाद डायरेक्टली हमारे पास करंट इंक्रीज होगा, इस वोल्टेज को हम जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू जो है, जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट है। सही है। यहाँ पर याद रखें कि नी वोल्टेज जो है सिलिकॉन की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा थी जर्मेनियम से, और यहाँ पर जो है जर्मेनियम की वैल्यू सिलिकॉन से रिवर्स में हमारे पास क्या है? कम है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये वैल्यू आप लोग काइंडली ये आप लोग याद कर ले, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एंट्री टेस्ट। नी वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है हमारे पास एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखें कि पीएन जंक्शन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? जब ए हमारे पास करंट को अलाउ करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब पीएन जंक्शन हमारे पास पी पॉजिटिव के साथ इन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो तो इसमें करंट इजीली पास होगा, जबकि हमारे पास अगर पी जो है नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तो फिर हमारे पास करंट ये अलाउ नहीं करेगा। सो इसकी मिसाल हमारे पास जो है सेम है, जिस तरह हमारे पास ह्यूमन ब्लड में जो है, जो वीन्स में हमारे पास वाल्व्स होते हैं जो हमारे पास अलाउ करते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो। सो हमारे पास पीएन जंक्शन भी उसी तरह की कुछ वाल्व्स है जो एक डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो को अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वायर है, यहाँ पर पीएन जंक्शन है, सो यहाँ से करंट जो है वो पास होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास ये करंट को अलाउ नहीं करेगा।
अब रेक्टिफिकेशन इन डायोड, इसी फेनोमेना को जो एक तरफ से जो है इसमें करंट पास हो सकता है, दूसरे में पास नहीं हो सकता, इसी फेनोमेना को जो है हम रेक्टिफिकेशन में यूज करेंगे और दैट विल बी और नेक्स्ट टॉपिक। सही है। तो दिस होती है डायरेक्ट करंट। करंट के हमारे पास टू टाइप्स है, एक हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट करंट। जब हम इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस यूज होता है इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर सॉरी। So the process of conversion of AC into DC is called rectification. In the device used is called rectifier. इसके अपोजिट को अगर हम DC को AC में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टर, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इन्वर्जन। सही है। AC जो अल्टरनेटिंग करंट है पाकिस्तान में, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और जो फॉर्म होता है वो हमारे पास साइन वेव फॉर्म होता है। यानी अगर साइन की वैल्यूज में अगर डायग्राम में ड्रा कर लूँ, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 18 इज इक्वल टू 0, 270, तो ये जो वेव फॉर्म आता है सेम वेव फॉर्म हमारे पास AC का आता है। अब DC हमारे पास मोर रिलायबल है, और DC का जो करंट होता है वो हमारे पास यूनी डायरेक्शन होता है, ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन यूनी होती है। सही है। तो ये AC और DC हमारे पास करंट की टू टाइप्स है। अब फिर इस DC की हमारे पास फर्दर टू टाइप्स होती है, एक हमारे पास फ्लक्चुएटिंग, दूसरा हमारे पास नॉट फ्लक्चुएटिंग, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है और जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होती। सो जो पीएन जंक्शन हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस में करंट को एलो करती है और रिवर्स बायस में ये करंट को एलो नहीं करती, और इस फेनोमेना को हम यूज करेंगे रेक्टिफिकेशन। सही है। सो रेक्टिफिकेशन की हमारे पास टू टाइप्स है, एक हमारे पास है हाफ वेव, दूसरा हमारे पास है फुल वेव। ये जो फुल और हाफ टर्म यूज हुआ है ये हमारे पास आउटपुट के लिए यूज हुआ है, दिस इज यूज फॉर आउटपुट। अगर ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है तो अगर आउटपुट में जस्ट ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाए तो इसको हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हमारे पास फुल वेव जो है, सारा वेव जो है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल रेक्टिफाई हो जाए तो इसको हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास एक AC सोर्स होता है, दिस इज AC सोर्स। यहाँ पर हमने यूज किया है पीएन जंक्शन, जिसको हम डायोड भी कहते हैं, दिस इज डायोड, और ये हमारे पास एक बल्ब है। अब अगर हमारे पास AC करंट है तो पहले हाफ साइकिल में लेट सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सो करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह हमारे पास करंट आएगी। अब ये देखे अगर ये पॉजिटिव है और ये P के साथ कनेक्ट है, दिस इज फॉरवर्ड बायस, तो हमारे पास करंट फ्लो होगा। सही है। करंट फ्लो होगा तो हमारे पास ये बल्ब जो है ये ऑन होगा, इस तरह ये करंट आएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट साइकिल में हमारे पास ये हमारे पास था इनपुट, तो पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास बल्ब ऑन हो गया, यानी आउटपुट हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास ये AC सोर्स है, दूसरी साइकिल में ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, तो जब करंट मूव करती है हमारे पास तो ये तो यहाँ तक आएगी हमारे पास, यहाँ तक पाथ हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स बायस में है, इस डायरेक्शन में करंट पास नहीं हो सकती, साइकिल कंप्लीट नहीं है, सो बल्ब हमारे पास ऑन नहीं होगा। सो ये जगह हमारे पास खाली रह जाएगी नेगेटिव साइकिल वाला। फिर अगेन ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, साइकिल कंप्लीट होगा और हमारे पास अगेन जो है बल्ब ऑन होगा। सो फिर नेगेटिव में हमारे पास फिर साइकिल जो है इनकम्प्लीट होगा, फिर पॉजिटिव। तो इसी तरह हमारे पास इसको अगर हम देख ले, जो इनपुट था हमारे पास, आउटपुट में एक हाफ जो है वो रेक्टिफाई हो रहा है, आउटपुट में हाफ पोर्शन आ रहा है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये देख ले यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 2 साइकिल, सेम जो है यहाँ पर अगर हम देख ले तो एक साइकिल हमारे पास ये हो गया, ये चीज रिपीट हो रही है, सेम इसी तरह ये दूसरी। सो जितनी साइकिल्स इनपुट में कंप्लीट होती है उतनी साइकिल्स हमारे पास आउटपुट में। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोग याद रखें कि इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास आउटपुट में होगी। पाकिस्तान में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है,
सो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज ही आएगी। कितने डायोड यूज हुए हैं? एक ही डायोड जो है हमारे पास यूज हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। सो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास टू टाइप है, एक को हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, दूसरा हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी इसके बाद पढ़ेंगे। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ये हमारे पास एक स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, और वो ट्रांसफार्मर कोई आर्म ट्रांसफार्मर नहीं है, वो सेंटर टेप है, यानी ट्रांसफार्मर के सेंटर से भी एक कनेक्शन लिया गया है। सही है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टू डायोड्स है और एक हमारे पास बल्ब है जिसके हम चेक करेंगे कि आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। अब अगर हम देख ले तो ये हमारे पास इनपुट का साइकिल है, हमारे पास ये एसी सोर्स है ट्रांसफार्मर का। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का ये फायदा है कि इससे जो है हमारे पास आइसोलेट सर्किट, ये जो सर्किट है ये बाकी सर्किट से आइसोलेट हो जाती है। सो या कोई मसला आएगा तो ये इस साइड पर जो है ट्रांसफार्मर का इशू जो है नहीं बनेगा। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का ये फायदा है कि इट सेपरेट द सर्किट। दूसरा फायदा हमारे पास ये है कि वी कैन रेगुलेट वोल्टेज। वोल्टेज इससे हम कम ज्यादा कर सकते हैं जितनी हमारे पास रिक्वायर्ड हो। सो जब फर्स्ट साइकिल हमारे पास होगी तो ये मेरे पास पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव। करंट इस तरह मूव होगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ये पीएन जंक्शन है तो इससे पास होगी हमारे पास, इस तरह हमारे पास आएगी करंट और हमारे पास बल्ब से पास होगी, बल्ब हमारे पास ऑन होगा और ये साइकिल हमारे पास कंप्लीट होगा। यहाँ तक करंट आएगा हमारे पास, ये देख ले, लेकिन ये हमारे पास रिवर्स बायस में है, सो फिर ये करंट पास नहीं होगा। सो पहले साइकिल में जब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो ये जो डायोड है इसको अगर मैं 1 नंबर दे दूं तो फर्स्ट डायोड से जो है करंट पास हो रहा था और हमारे पास आउटपुट में करंट आ गया। अब जब नेक्स्ट साइकिल में हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। सो यहाँ से करंट मूविंग स्टार्ट करेगा, यहाँ पर करंट आएगा, फॉरवर्ड बायस में है, पास हो जाएगा करंट, ये हमारे पास इस तरह आ गया, फिर ये इस तरह इस रास्ते आ जाएगा, इस बल्ब से पास होगा और बल्ब हमारे पास फिर जो है ऑन रहेगा और इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होगा। ये करंट ऊपर भी जाएगा, यहाँ तक आएगा हमारे पास जो है, लेकिन ये हमारे पास रिवर्स बायस में है, ये देख लें, यहाँ से करंट आ रही है तो इस तरह पास नहीं हो सकती। सो सेकंड साइकिल में जो है हमारे पास ये वाला पाथ जो है, अब ये वाला पाथ जो है करंट फॉलो कर रहा है, इसको हम कहते हैं पाथ बी। सो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट आ गया पाथ बी की में, और जो डायोड यूज हुआ इसको अगर मैं नाम दे दूँ D2 तो इसमें हमारे पास सेकंड डायोड यूज हुआ है। पहले हमारे पास पाथ ए था जो हमारे पास डायोड 1 की वजह से था, सही है। सो दिस इज पाथ ए और ये हमारे पास किस वजह से था, D1। फिर अगेन क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, फिर पाथ ए जो है करंट फॉलो करेगा, फिर ए, फिर इस तरह हमारे पास बी, फिर ए, यानी फिर या तो डायोड 1 यूज होगा या डायोड 2 या डायोड 1 या डायोड 2, सही है। तो ये देख लें कि हमारे पास जो है इस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कितने डायोड यूज हुए हैं तो टोटल डायोड्स जो है हमारे पास 2 यूज हुए हैं। लेकिन याद रखें कि एट अ टाइम एक डायोड जो है एट अ टाइम जो है 1 डायोड जो है काम करेगा, सही है। इसी तरह ये जो हमारे पास डीसी आती है ये यूनि डायरेक्शनल है, बट दिस इज फ्लक्चुएटिंग, ये हमारे पास फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ये इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। जबकि अगर हम सिल की बात कर ले, जो हमारे पास छोटा सिल होता है तो इसकी करंट इस तरह होती है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होती है, सही है। सो हाफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में आउटपुट हमारे पास क्या होता है, एमसीक्यूज में आ जाए तो याद रखें कि हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, बट हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन होती है वो वेरी करती है, वो हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो दिस वाज सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सही है। फिर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास एक ऐसी सोर्स होती है और 1 2 3 4 हमारे पास 4 डायोड्स होती है। इससे में हमारे पास बोनस पॉइंट ये होता है, गोल्डन पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती। अगर हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो फिर हम 2 डायोड यूज करेंगे, अगर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज नहीं होगा तो फिर हमें 4 डायोड्स की जरूरत पड़ेगी, सही है।
सो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कुछ शेप होती है जो हमारे पास 1 2 3 4 अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट होती है। ये दो हमारे पास सेम होती है और इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम होती है, बाकी इन दो की अपोजिट। सही है। अब एसी सोर्स में हमारे पास क्या होगा, दिस इज एसी सोर्स, इनपुट है हमारे पास ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल। सही है। अब अगर ये हमारे पास पॉजिटिव साइकिल बनती है, ये नेगेटिव, यहाँ पर करंट स्टार्ट मूव करेगा, इट विल मूव इन दिस पाथ, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पर अगर देख लें तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ जाए, यहाँ पर करंट आ रही है, इट मीन रिवर्स बयास। अगर ये पॉजिटिव है तो अगर ये पीक के साथ करंट आ जाए तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बयास होगी और करंट हमारे पास मूव करेगा। अब ये देख ले यहाँ पर दोबारा रिवर्स बयास है, सो करंट इस पाथ को फॉलो करेगा और हमारे पास जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, यानी इससे करंट पास हो रहा है जिसकी वजह से ये ऑन होगा। ये वाला पाथ भी फॉरवर्ड बयास में है वो, तो ये हमारे पास करंट इस तरह आ जाएगा और एक साइकिल जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। सो इस साइकिल में अगर हम देख ले, इस डायोड्स को अगर मैं नंबर दे दूं, डायोड 1, डायोड 1 2, डायोड नंबर 3, डायोड नंबर 4। तो फर्स्ट साइकिल में हमारे पास डायोड 2 और डायोड 3 हमारे पास यूज हो गया और हमारे पास जो है आउटपुट आ गया। अब जब नेक्स्ट साइकिल में हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये वाला पोर्शन, लेट मी ये मैं थोड़ा सा जो है मिटा देता हूँ, इससे ये होगा कि डायग्राम जो है क्लियर बनेगा। तो गिव मी सेकंड, सेम चीज़ है, इसमें कोई गलती नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन डायग्राम मेरी मर्जी का नहीं है। अब सही है। तो इससे ये होगा कि एक साइकिल जो है वो ब्लैक मार्कर पर आ जाएगा, दूसरा साइकिल हमारे पास ब्लू मार्कर पर। तो ये हमारे पास एक साइकिल है। अब दूसरी साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव। सो पॉजिटिव से करंट मूव करेगी नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगी। फिर ये रिवर्स बेस में है, ये फॉरवर्ड में है, सो ये करंट हमारे पास पास होगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा सेंटर के रास्ते। बल्ब हमारे पास इसी रास्ते इस साइकिल में भी ऑन होगा और हमारे पास जो करंट है वो इसी तरह पास होगा और हमारे पास एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस सेकंड नेगेटिव साइकिल में हमारे पास D4 और D1 यानी डायोड 1 और डायोड जो 4 है वो यूज हो गया और हमारे पास आउटपुट में बल्ब ऑन हो गया। फिर जब ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये नेगेटिव, फिर ये वाला पाथ जो है 2 3 वाला यूज होगा और हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में हमारे पास करंट आ जाएगा। तो याद रखिए, अगर हम देख लें तो वेटस्टोन ब्रिज में हमारे पास टोटल जो डायोड्स हैं हमारे पास वो यूज हो गई है 4 एंड एट अ टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डायोड जो है काम करते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इस तरह यहाँ पर अगर इसको हम कंप्लीट कर लें तो यहाँ पर 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गए, 1 2। लेकिन यहाँ पर देख ले 1 2 3 4 हमारे पास 4 साइकिल कंप्लीट हो गई। सो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इनपुट की डबल होगी। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास इनपुट की डबल होगी, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा ये कुछ कंपैरिजन टेबल है जो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास 1 डायोड यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 भी यूज हो सकते हैं, 4 भी। 2 तब होंगे जब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होगा, 4 तब होंगे जब वेटस्टोन ब्रिज होगा। इसके अलावा हमारे पास है रिपल फैक्टर, जो इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आउटपुट में अल्टरनेटिंग करंट की जितनी वैल्यू इफेक्टिव होती है उसको अगर हम डीसी से डिवाइड कर ले तो इस रेशियो को हम कहते हैं रिपल फैक्टर रेशियो है। इस वजह से इसकी यूनिट नहीं होती एंड पर हाफ वेव इसकी वैल्यू 1.21 होती है। अगर हम परसेंटेज में लिख ले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 121%, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखें। इसी तरह फुल वेव में रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.48 है। अगर परसेंटेज में ऑप्शंस गिवन हो एमसीक्यूज में तो फिर आप लोगों ने 48% मार्क करना है। पीक इनवर्स वोल्टेज हमारे पास जो रिवर्स वोल्टेज होती है जीनर इफेक्ट से पहले, तो उसकी वैल्यू हमारे पास याद रखें, जितनी इनपुट की वैल्यू होगी वी नॉट वैल्यू हाफ वेव में उतनी होगी, जबकि फुल वेव में हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू 2 वी नॉट होगी, यानी डबल ऑफ द वी गिवन, जो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन होती है। फिर हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू हमारे पास है,
तो एफिशिएंसी के केस में हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में दो केसेस होती है। एक केस में हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40.6, दूसरे में 20.3। जस्ट वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, जबकि फुल वेव में हमारे पास 80.12% आती है। अगर हम परसेंटेज जो है ये देख ले, इसको अगर हम परसेंट जो है एफिशिएंसी परसेंटेज में ना लिखे तो फिर हमारे पास 0.181 आ जाएगी, और यहाँ पर 0.40, यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.40 एंड 0.20 परसेंटेज में। फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 406, 203 एंड 812। सही है। सो एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये वैल्यूज आप लोगों ने सारी याद रखनी है। इसी तरह एक और वैल्यू है फॉर्म फैक्टर, करंट की आरएमएस वैल्यू और सादा डीसी की वैल्यू की रेशियो अगर हम ले लें तो याद रखें कि हाफ वेव के इसकी वैल्यू 1.57 है, और फुल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ वो है 1.11। इसी तरह फ्रीक्वेंसी, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इनपुट के बराबर होगी, और यहाँ पर 2 टाइम्स आप इनपुट के बराबर होगी। पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो अगर आपको कहे कि पाकिस्तान में एक बंदा जो है हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहा है, तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर में भी 50 हर्ट्ज होगी। लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहा है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 100 हर्ट्ज। सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट